हेलो एवरीवन। मैं अनीता ठाकुर और आप लोगों के हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का आज मैं 1.3 जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। वाई नॉन कॉपरेशन क्यों स्टार्ट करेगी उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है उसमें नॉन कॉपरेशन का मतलब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज़ नॉन कॉपरेशन का मतलब है हमें किसी के साथ भी क्या नहीं करना है, कॉपरेट नहीं करना है, मतलब किसी के साथ भी मेल मिलाप नहीं रखना है। गांधी जी की एक बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था उसका? हिंद स्वराज एक बुक थी जिसको कब लिखा गया था? 1909 में उसको लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जिसके बीच लिखा गया था उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये मतलब इंडियंस के ऊपर ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्योंकि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वो यहाँ पर रूल कर पा रहे हैं। अगर इंडियंस जो हैं ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें तो एक साल के अंदर अंदर ये जो ब्रिटिश रूल है इंडिया से वो कोलैप्स हो जाएगा एक साल के अंदर अंदर। तो स्वराज जो है वो क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिश हो जाएगा। दैट मीन्स कि सेल्फ रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी कि अब नॉन कॉपरेशन ये जो मूवमेंट थी वो इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे बनी है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। जब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह को सक्सेसफुली मतलब सक्सेस मिल गई थी वहाँ पे उनको रेसिस्ट राइम से, तो उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो गुजरात की हो या फिर बिहार की हो या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो 1918 की, तो वहाँ पर उनने इस आइडिया को स्प्रेड किया था जिससे उनको लग रहा था कि अब हमारा ये जो आइडिया है वो एक मतलब मोमेंटम पकड़ रहा है, सपोर्ट उसको मिल रही है। सो दैट्स वाई उनको ये लग रहा था कि अब हम लोगों को ये छोटी छोटी मूवमेंट्स नहीं चलानी है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को एक बड़ी नेशन वाइड मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करना होगा जिसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इंडियंस को कुछ चीज़ों को बाइकॉट करना होगा। लाइक गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी सिविल सर्विसेज आ रही हैं उन सभी को बाइकॉट करना होगा, मतलब उनको त्यागना होगा, उनका बहिष्कार करना होगा। आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी उसका बाइकआउट करना होगा, पुलिस को बाइकआउट करना होगा, कोर्ट्स जो हैं उनको भी बाइकआउट करना होगा। मतलब जितने भी इंडियंस इन इंस्टीट्यूशंस में वर्क कर रहे थे उनको क्या करना होगा, अपने इंस्टीट्यूशंस को बाइकआउट करना होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बाइकआउट करे, स्कूल्स जो हैं वो बाइकआउट करें और फॉरेन गुड्स जो हैं उनको बाइकआउट किया जाए, जिससे हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स ओबियसली यहाँ से गेट रिड हो जाएंगे। क्लियर है? देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, अब गवर्नमेंट जो थी उसने सोचा कि मुझे किसी ना किसी तरीके से क्या करना है, इनको रिप्रेस करना है, मतलब इनके ऊपर अपना दबाव जो है वो बनाए रखना है। तो सिविल डिसोबीडियंस कंपेन जो थी वो चलाई जाने लगी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। और ये कब चलाई जाने लगी? समर 1920 में। महात्मा गांधी किसके साथ जाके मिलते हैं? शौकत अली के साथ। और जो कौन थे? मुस्लिम, एक्टिव मुस्लिम लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई हुई थी। दैट मीन्स के खलीफा जो कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड थे मुस्लिम्स का। ठीक है। तो अब उनके साथ मिलके ये कहते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को अगर सपोर्ट चाहिए तो हम लोग को बहुत कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए होगी। हम लोग एक कम्युनिटी के साथ रह के कभी भी स्वराज को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हम लोग को क्या करना होगा, पॉपुलर सपोर्ट जो है वो गेन करनी होगी। ठीक है। मतलब हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा करना होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया बहुत सारे कांग्रेसी जो थे, कांग्रेसी लीडर्स जो थे, उनका ये प्रपोजल जो था वो मतलब इसके कंसर्निंग थे। उसके बाद देखा गया इलेक्शंस, ये जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कांग्रेसी लीडर्स जो थे उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया इलेक्शंस को। और कब इलेक्शंस में उन्होंने बाइकआउट करना शुरू कर दिया? जो इलेक्शन नवंबर 1920s में कंडक्ट कराए जा रहे थे, उससे ये देखा गया, अब उनको ये डर था कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जो ये जो मूवमेंट है हमारी नॉन कॉपरेशन, वो कहीं पॉपुलर वायलेंस ना क्रिएट कर दे। और जब वायलेंस होगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है गांधी जी इसको कॉल्ड ऑफ कर देंगे, विथड्रॉ कर देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया नेक्स्ट कि
सितंबर और दिसंबर के मंथ्स में देखा गया, सितंबर से लेकर दिसंबर के मंथ्स में देखा गया बहुत ज़्यादा जो टसल्स थे वो देखने को मिले, मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जो थे वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिले। फिर उसके बाद देखा गया कि अब कोई भी मीटिंग्स जो थी वो नहीं हो रही थी, कोई सपोर्ट जो थी वो नहीं मिल रही थी, अपोनेंट्स जो थे वो भी नहीं थे, मूवमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज़ करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, मैक्सिमम जो ड्रेसिंग सेंस थी या ड्रेसेस जो थे वो लोग उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के क्लॉथ्स जो थे वही वियर करते थे। जब यहाँ पर अगर हम लोगों के पास, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, स्कूल्स उन्होंने बाइकआउट कर दिए थे, बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको बाइकआउट करा गया था, लाइक वो सर्विसेज हों, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह वगैरह, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, स्कूल्स में से टीचर्स ने बाइकआउट कर दिया, फॉरेन गुड्स में से हमारे क्लॉथ्स आ जाएंगे, गुड्स आ जाएंगे, अदर जो हमारी एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो वाली भी आ जाती हैं, सिविल सर्विसेज आ जाएंगी, जैसे हमारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी जॉब्स को बाइकआउट कर दिया, आर्मी जो ब्रिटिश के अंडर काम कर रही थी उन्होंने बाइकआउट कर दिया, पुलिस कोर्ट्स जो थे उन्होंने लीगल जुरिस्डिक्शंस जो थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई जा रही थी, मतलब लायर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा जो एक मोमेंटम था वो देखने को मिला, लेकिन ये मोमेंटम ज़्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि कपड़ा ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो थे अब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि खादी को बाय कर सके, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीकन थी, बहुत ज़्यादा वो इकोनॉमिकली क्रिटिकल फेस को एक मतलब क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को फेस करे थे, इकोनॉमिकली वो इतने वेल ऑफ नहीं थे, जिसकी वजह से वो खादी जैसे एक मतलब खुद की कंट्री में बनाया गया प्रोडक्ट को यूज़ कर सके, क्योंकि खादी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, और फाइनली कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में, कब हुआ वो, 1920 दिसंबर में। ठीक है, उसमें ये कहा गया कि अब हम लोग को क्या करना, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यही जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिश अदर इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो उनने कहा कि अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ब्रिटिशर्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना होगा, हम लोगों को दोबारा से कॉपरेट करना होगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, खुद को सर्वाइव करवा पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया गया क्या ये मूवमेंट जो थी वो अनफोल्ड हो गई, और कौन कौन लोग जो थे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कौन कौन से सोशल ग्रुप्स जो थे इस नॉन कॉपरेशन आइडिया को स्प्रेड कर रहे थे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे स्टैंड्स थे जो लिए गए यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो ये कौन कौन 1920 में आप लोगों की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं, 1921 जनवरी में बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। और वो कौन कौन से ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, जिन्होंने चाहे वो कहाँ से होंगे, टाउन से होंगे, कंट्री साइड से होंगे, और प्लांटेशन ओनर्स होंगे, ये सारे लोग इकट्ठा होकर स्वराज की डिमांड कर रहे थे। और हर एक ग्रुप जो था, हर एक सोशल ग्रुप, चाहे वो टाउन से बिलोंग करता हो, चाहे वो कंट्री साइड से बिलोंग करता हो, उनकी डिमांड जो थी वो अलग थी सभी की। ठीक है, देन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाउन्स की। तो टाउन्स के लिए यहाँ पे बताया गया कि कौन से लोग जो थे जो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे, मिडिल क्लास जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस जो थे, हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, लायर्स थे, और जो लीगल प्रैक्टिसेस थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। मतलब मिडिल क्लास के जितने भी लोग थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स, हेडमास्टर्स, इन सभी ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया। लायर्स जो थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस, जितने भी लाज वगैरह बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनको क्या कर दिया, उनको डिसओबे करना शुरू कर दिया। काउंसिल के जो इलेक्शंस हो रहे थे उनको बाइकआउट कर दिया कि अब कोई भी इलेक्शंस जो होंगे उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि एक मद्रास को छोड़ के। ठीक है, और ये जो जस्टिस पार्टी थी वहाँ की, उसको छोड़ के बाकी वाले सभी ने क्या करना शुरू कर दिया था, मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से हम लोग को देखने को मिला कि इकोनॉमिक फ्रंट जो था वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, क्योंकि आप लोगों को पता है जब बहुत सारे टीचर्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में जाएंगे नहीं, बाइकआउट कर देंगे, तो वो अपनी स्टडीज़ कैसे ले पाएंगे, और टीचर्स जो हैं उनको मतलब सैलरीज कैसे मिलेंगी, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो थी वो वीकन होती जा रही थी। अब यहाँ पर बताया गया फॉरेन गुड्स जो थे उनको बाइकआउट कर दिया गया, लिकर शॉप्स जो थी उनको पिकेटिंग करना शुरू कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को जलाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, जो इम्पोर्ट था
फॉरेन क्लॉथ्स का वो भी आधा हो गया। 1921 से लेकर 1922 के बीच में इंपोर्ट जो था वो बहुत ही कम हो गया, मतलब आधा हो गया, हाफ हो गया। और उसके बाद उसकी जो वैल्यू थी, कपड़े की जो वैल्यू थी वो भी कम होगी। 102 करोड़ से लेकर 57 करोड़ पर उसकी वैल्यू जो थी वो ड्रॉप हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा बहुत सारे और प्लेसेस भी थे जहाँ पे मार्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने भी इनकार कर दिया कि अब वो क्या नहीं करेंगे, फॉरेन गुड्स का ट्रेड नहीं करेंगे और फाइनेंस ना कोई वो फाइनेंशियल ट्रेड करेंगे, किसके थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर ब्रिटिश की जो भी थिंग्स होंगी उनका वो ट्रेड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा गया ये जो बाइकॉट मूवमेंट चल रही थी वो उसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो क्लॉथ था उसका इम्पोर्ट भी बंद होना शुरू हो गया। इंडियंस जो थे उनके पास पहनने के लिए कुछ बचा नहीं। इंडियन प्रोडक्शन जो थी वो भी टेक्सटाइल की इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी। और यहाँ पर सेम चीज़ वही जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिटीज़ के लोग जो थे वहाँ की जो मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, मूवमेंट जो थी वो डे बाय डे स्लो डाउन होना शुरू हो गई। उसके बहुत सारे रीजंस थे, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ पहले, खादी जो कि हमारी खुद की कंट्री के द्वारा बनाई जा रही थी खादी, ठीक है, खादी क्लॉथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उसको हर एक पर्सन जो था वह अफोर्ड नहीं कर सकता था, बाय नहीं कर सकता था, खरीद नहीं सकता था। और उसके बाद जितने भी मिल्स को बाइकआउट करा गया था, ज़्यादा देर तक उनको बाइकआउट नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ही थे, बाकी इंडियन इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को दोबारा से उन को ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। सो अब हम लोग को देखना है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड इन द सेंस विलेजेस में हम लोगों को किस तरह का विद्रोह देखने को मिला नॉन कोऑपरेशन की वजह से। अब यहाँ पे देखा गया कंट्री साइड में भी मूवमेंट जो थी वो भी स्प्रेड हो चुकी थी, और कंट्री साइड में एक अलग ही मतलब इसका मोटिव था, अलग ही डिमांड थी स्वराज को लेकर। यहाँ पे बताया गया ये जो पीजेंट्स थे और ट्राइबल्स थे उन्होंने कहा कि जो बहुत से इंडिया मैक्सिमम आप लोगों को पता ही है कि उसके अगर 28 स्टेट्स हैं आज के टाइम पर, तो मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। तो वार के कुछ ईयर्स के बाद हम लोगों ने देखा कि उनको क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 1928 से लेकर 34 का जो टाइम पीरियड था वो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ग्रस्त रहा हमारा इंडिया भी। तो अब यहाँ पे बताया गया अवध में क्या हुआ, एक पीजन थे उन्होंने जिनका नाम था पीजन मूवमेंट चलाई गई बाबा रामचंद्र के द्वारा, जो कि एक सन्यासी थे जो पहले फिजी गए थे। उन्होंने एज अ इंडेंचर्ड लेबर वर्क किया था वहाँ पे, किसी के आगे बंधुआ मजदूर काम किया था, ठीक है। तो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी ताल्लुकदार्स के खिलाफ जो कि लैंडलॉर्ड्स थे। उन्होंने डिमांड करी कि जो ये जो पीजेंट्स हैं उनसे हाई रेंट्स लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टैक्सेस जो है वो उनको पे करने पड़ते हैं। और एक और चीज़ बताई कि पीजेंट्स जो कि पीजेंट्स मतलब आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर क्या थे, निर्भर रहते थे हर टाइम। तो ये जो बेगर सिस्टम था, बेगर किसको कहा जाता है बच्चे, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा एक सिस्टम चलाया गया था जिसमें क्या होता था कि जितने भी पीजेंट्स हैं उनको वर्क करवाया जाता था फार्म्स में, लेकिन उनको पे नहीं किया जाता था। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो टेन्योर था उसकी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं थी। ये जो टेनेंट्स थे जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और प्रॉपरली उनको वेजेस प्रोवाइड नहीं करी जाती थी। इसके लिए जो सन्यासी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीजेंट्स ने ये डिमांड करी कि हम लोग को क्या करना है, कम से कम जो मतलब टैक्स जो है वो पे होना चाहिए, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए, बेगर सिस्टम जो है उसको एबॉलिश करना है। और साथ ही साथ क्या बताया उन्होंने कि ये जो लैंडलॉर्ड्स का ये ऑप्रेसिव सिस्टम जो है उसको बाइकआउट करना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया, कुछ और प्लेसेस थे जैसे नाय धाबी जो हो गया बंद, उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। कुछ पंचायत जो थे उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के साथ जो मतलब उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उन्होंने भी वो सारी सर्विसेज को बाइकआउट कर दिया। और कहीं 1920s में देखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, विलेजेस में कुछ क्या बोलते हैं उनको, और मूवमेंट्स जो थी वो चलाएगी और कुछ स्टेप्स टेकन किए गए। कहाँ पर? अवध में ही। उन्होंने कहा कि विलेजर्स जो हैं अब उनसे बातचीत करनी होगी ताकि हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें। अक्टूबर में औद किसान सभा जो थी उसको सेट किया गया। किसको सेट किया गया, किसके द्वारा सेट किया गया, ये ध्यान में रखना आप लोग। बाबा आचार्य एक थे, ठीक है, जिनके बारे में अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्या नाम था इनका? बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने औद किसान सभा जो थी उसको
फॉर्म किया था। किसको फॉर्म किया था? ओध किसान सभा को, जिसके हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र जी, ठीक है, और कुछ और लीडर्स भी थे। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया 1 मंथ के अंदर अंदर ही 300 ब्रांचेस जो थी वो सेटअप कर दी गई विलेजेस में, उस रीजन में ही, अवध के रीजन्स में ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो आने वाले टाइम में उसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लिया, और जो इसके एफर्ट्स थे वो कांग्रेस पार्टी को भी दिखने लगे कि अब ये जो पीजेंट्स थे उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, और ये स्ट्रगल जो थी वो इतनी ब्रॉडर सेंस में जा रही थी, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी कि अब कहीं उनका ये मोटिव था कि हम लोग भी स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनका सोर्स कुछ और था, उनकी डिमांड कुछ और थी। वो पीजेंट्स के लिए, मतलब पीजेंट्स की डिमांड्स को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, 1921 में हाउसेस ऑफ द तालुकदार, मतलब जो तालुकदार के घर थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया गया। बाजार जो थे वो लूटे जाने लगे, ग्रेन होर्डर्स जो थे उनको लूटा जाने लगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, बहुत सारे लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने पीजेंट्स को बताया कि ये जो मूवमेंट चलाई जा रही है, पीजेंट्स जो डिमांड कर रहे हैं, गांधी जी ने सुजेस्ट किया है कि गांधी जी ने ये बताया कि अब आप लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करने होंगे, किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मतलब उसके बाद यहाँ पे बताए, लेकिन ये सारी जो बात बताई गई थी 1921 में कुछ लीडर्स के द्वारा, ये सब एक अफवाह थी, एक रूमर था, जो कि गांधी जी ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट, ट्राइबल्स ने किस तरह से इस मोमेंटम में अपना पार्टिसिपेशन दी। ट्राइबल्स जो थे, ट्राइबल पीजेंट्स जो थे, उनको भी मैसेज प्रोवाइड किया गया कि स्वराज का आइडिया जो है उनके लिए भी कुछ अलग तरीके से ही था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हर एक ग्रुप का अलग तरीका था, अलग वे में वो क्या कर रहे थे, अपनी मूवमेंट को चला रहे थे। अब यहाँ पे बताया गया गोदम हिल जो थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर देखा गया एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट जो थी वो स्प्रेड हुई 1920s में, जिसका मतलब वो एक कांग्रेस के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, या उनको किसी ने मतलब ऐसा अप्रूवल नहीं दिया था। उन्होंने क्या कहा कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉरेन, मतलब उनका जो फॉरेस्ट रीजन्स थे ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वो क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे। वहाँ पर लोग नहीं जा सकते थे फॉरेस्ट से, ना तो वो अपने कैटल्स को ग्रेज करवा सकते थे, ना फ्यूल वुड को कलेक्ट कर सकते थे, ना फ्रूट्स गैदर कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिससे उन लोगों का लाइवलीहुड जो था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे कहीं ना कहीं उनको मतलब डिनाई किया जा रहा था कि आप लोगों को ये वाले राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं होंगे। तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स करना शुरू कर दिया, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप लोगों को ये बैगर सिस्टम जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोग थे उनने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखा गया बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना होगा। तो अलूरी सीतारमन राजू जो थे उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मेरे को पहले ही से ही आकाशवाणी हो जाती है, और मेरे पास ये पावर्स हैं कुछ कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ कहीं पर भी लगी होगी तो मैं उनको हील कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास हीलिंग पावर्स हैं कि मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या देखा गया कि मतलब लोगों के लिए वो तो एक भगवान मतलब बन गए थे अलूरी सीतारमन राजू जो थे, ठीक है। अब उन्होंने अपनी ग्रेटनेस जो थी वो बताई कि मैं कहीं ना कहीं मैं गांधी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब गांधी जी से इंस्पायर्ड हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, लोगों को बोला कि आप लोग क्या कीजिए, खादी वेयर कीजिए, और मतलब गिव अप कर दीजिए ड्रिंकिंग को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, इंडियन जो थे सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से लिबरेट हो सकते थे, ना कि किसी वायलेंस को करके, ठीक है। अब गौतम रिबल्स जो था उसने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया, और ऑफिशियल्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको भी मारना शुरू कर दिया, ताकि वो क्या कर सके, अचीव कर सके स्वराज को। और उसके बाद क्या किया गया, राजू जो अलूरी सीतारमन राजू जो थे उनको पकड़ लिया गया बाद में, और 1924 में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। और उस टाइम पर ये पर्सन जो था एक फोल्क हीरो के रूप में सामने आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।